नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुपद अध्याय का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी प्रश्न आपके दिए गए हैं वो परीक्षा उपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे इसके हल को और समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद जो कि यहां दिया गया है कि शून्यक में एक शून्यक माइनस तीन है तो के का मान बताइए। आपको याद होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो शून्यकों की संख्या आपकी दो होती है, जिसमें से एक शून्यक आपको कितना दिया गया है, माइनस तीन दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है के का मान निकालिए, तो शून्यक को रखने पर एक्स के स्थान पर मान क्या आ जाएगा, बहुपद का जीरो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस तीन का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स के बदले में क्या, माइनस तीन, और प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा आपका जीरो। अगर इसको हल करें तो को के माइनस वन छोड़ देते हैं और माइनस तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ, प्लस माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस थ्री के हो जाएगा, और प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगले स्टेप में हम गुना कर लेते हैं इनका। तो नाइन इंटू के क्या हो गया आपका, नाइन के हो गया, माइनस क्या आ गया, नाइन आ गया, और ये माइनस का क्या आ गया, थ्री के आ गया, प्लस का क्या आ गया, वन आ गया, इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे इसको और इसको, तो आपको दिखेगा कि ये वैल्यू हल होके क्या आ जाएगा, माइनस एट, और ये तो आप माइनस एट लिख सकते हैं, माइनस आठ, और नौ के में से तीन के चला जाएगा यानी छह के बचेगा, छह के माइनस आठ बराबर आपका जीरो हो गया, यानी छह के बराबर कितना हो गया, तो आठ हो गया, यानी के बराबर कितना हो गया, तो के बराबर हो गया आपका आठ बटा छः। अब दो के पहाड़ा में दोनों आता है, तो दो चौको आठ और दो तिया छः, तो चार बटा तीन। इस प्रश्न का आंसर होगा चार बटा तीन। किसी ऑप्शन में है हमारे पास पहला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि शून्यक माइनस तीन और चार वाला बहुपद ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना है, माइनस तीन है, और बीटा बराबर कितना है, तो चार है। तो आपको बहुपद ज्ञात करना है जिसके जो शून्यक हो वो माइनस तीन और चार हो। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि बहुपद अगर ज्ञात करना हो तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग या शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। यानी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से आपको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो चार तिये बारह, और माइनस साइन के साथ तो माइनस बारह। अब देखिए इसमें बैठा देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह वन, वन गुना एक्स तो एक्स ही रह जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बारह, तो माइनस बारह। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, खोजते हैं हम लोग। तो ऐसा में अगर आप देखेंगे तो आपको पहला वाला मिलता जुलता दिखेगा। ऑप्शन ए जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बारह है। आप देखेंगे कि साइन का डिफरेंस है, और यहीं अगर आपने सावधानी हटाई तो दुर्घटना समझ लीजिए घट गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये प्लस वाला नहीं होगा, और कहीं माइनस एक्स वाला तो है भी नहीं, तो बी ऑप्शन बिना काम का है आपका। बी ऑप्शन किसी काम का नहीं है। डी ऑप्शन भी नहीं है। अब बच रहा ऑप्शन सी, लेकिन सी में आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं दिख रहा है। यदि के का मान क्या हो जाता, अगर यदि के का मान एक बटा दो हो जाए, यदि के का मान एक बटा दो हो जाए, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा दो माइनस एक्स बटा दो माइनस बारह बटा दो। अब आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू को एक्स स्क्वायर बाई टू रहने लीजिए, माइनस एक्स बटा दो को माइनस एक्स बटा दो रहने दीजिए, और छह दूनी बारह यानी माइनस छः। और इससे आपका मैच कर जाएगा ऑप्शन सी, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है, सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद जो इतना दिया गया है का शून्यक है दो और माइनस तीन, दो शून्यक है, एक शून्यक है दो और दूसरा शून्यक है माइनस तीन। तो बोल रहा है ए और बी का मान बताइए। तो आपको पता होगा कि अगर शून्यकों को हम बहुपद में प्रतिस्थापित करें तो उसका मान शून्य देता है। तो यदि x बराबर हम क्या करें, दो रख दें, तो x बराबर दो रख दे, तो x बराबर दो रख दे तो दो की घात दो प्लस a प्लस वन इंटू टू प्लस बी बराबर शून्य।
तो 2 की घात 2 होगी 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। यानी 4 और 2 जोड़ दे तो 6 प्लस 2a प्लस b बराबर हो गया 0। यानी आपके पास समीकरण आ रहा है 2a प्लस b बराबर -6। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यदि हम क्या कर दें, यदि x बराबर कितना डाल दें, -3 डाल दें, तो x बराबर -3 डालते हैं, तो x बराबर -3 डालेंगे तो -3 का वर्ग प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b बराबर 0। यानी -3 का स्क्वायर करें तो 9 -3a -3 अब प्लस b बराबर 0। यानी -3a को -3a रहने देते हैं, प्लस b को प्लस b रहने देते हैं, और ये 9 में से 3 चला जाएगा 6, तो इस साइड आप क्या आके हो जाएगा -6। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आपके पास दो समीकरण मिल चुके हैं ए और बी के रूप में, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, तो 2a जोड़ b बराबर -6, और समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 में आपको दिखाई देगा कि ये है -3a प्लस b बराबर -6। तो इन दोनों का प्रयोग करके अब हम प्रश्न का हल कर लेंगे। तो आपको दिखाई देगा कि b का चिन्ह समान है, तो अगर हम सिंपली क्या करें, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 कर दे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे। तो समीकरण 1 क्या है, तो 2a प्लस b बराबर -6। समीकरण 2 क्या है, तो -3a अब प्लस b बराबर -6। तो आपको पता है कि घटाने पर हमारा क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। अब आप देख पाएंगे कि जितना प्लस में b है उतना ही माइनस में b है, तो b वाला पद घट गया, और a प्लस 6 और -6, यानी मान इसका क्या आने वाला है 0, और इधर क्या आ जाएगा 5a। तो 5a का मान अगर 0 है तो a का मान 0। अगर जैसे ही इतना पे हल पहुंचता है, आप चेक करेंगे a 0 किस ऑप्शन में है, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिखेगा कि डी। आप आगे प्रश्न का हल नहीं करेंगे, हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन में हमारे पास a का मान 0 है। लेकिन अगर इसी में प्रश्न में होता ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो हमको बी भी निकालना पड़ता। तो आइए बी भी निकाल लेते हैं कि समीकरण किसमें, एक में डाल दीजिए a का मान 0। तो समीकरण 1 में a का मान 0 डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 प्लस b बराबर -6। यानी कहने का मतलब है कि b का मान -6 है, जो कि आपके ऑप्शन डी में सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन है, डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या। तो आपको याद होगा कि जब हमको बहुपद ज्ञात करना हो और उसके शून्यक दिए गए हो, तो हमने एक तरीका पढ़ा है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर इस मान को अगर हम बैठा दे यहाँ पे, तो मान को बैठा दे, हालांकि आपको बहुपद इसमें नहीं निकालना है, लेकिन फिर भी हम इसके मान को बैठा दे रहे हैं। तो आप अल्फा प्लस बीटा का आप योग देखेंगे तो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, तो माइनस क्या होने वाला है 3x। और फिर अल्फा इंटू बीटा आने वाला है आपका -10, तो -10 इंटू के। तो आप देखेंगे कि के का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, के का कोई भी मान संभव है, के का कोई भी मान संभव है, कोई भी मान हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है, और कोई भी मान हो सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि k का चूंकि अनेक मान हो सकते हैं, इसलिए हल जो है वो बदलता रह सकता है। तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 से अधिक होगा। आप सीधा याद रखेंगे कि किसी दो शून्यक द्वारा बहुपद अनगिनत बनाए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ k का कोई भी मान संभव हो सकता है, बशर्ते बस k क्या ना हो, k क्योंकि गुणनफल बनने वाला है एक्स स्क्वायर का, तो k का मान 0 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी मान यहाँ संभव है, हो सकता है। तो बढ़िए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है आपका डी। अगला प्रश्न है आपका कि एक त्रिघात बहुपद दिया गया, आपको एक त्रिघात बहुपद दिया है
ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, हाँ ठीक है, एक शून्यक भी दिया गया, एक शून्यक आपको दे दिया गया कि इसकी एक शून्यक क्या है, 0, तो कहता है अन्य दो शून्यकों का गुणनफल आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको दिया गया जो बहुपद है वो क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये जो आपका है वो मानक रूप में ही है, मानक रूप में ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो कोई दिक्कत आपके पास है नहीं। अब आपसे क्या बोला गया कि एक शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक, तो मान ले रहे हैं कि माना कि अल्फा बराबर शून्य। अब तो बोल रहा है कि बचे हुए दो शून्यकों का, तो मान लीजिए इसमें तीन शून्यक अल्फा बीटा गामा होता, तो अल्फा का मान 0 दिया हुआ है, यानी पूछ रहा है कि बीटा और गामा का गुणनफल क्या होगा। तो आपको एक सूत्र याद होगा कि हम पढ़ते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अब चूंकि अल्फा का मान शून्य है, तो जिस जिसमें अल्फा होगा वो शून्य हो जाएगा, तो शून्य प्लस बीटा गामा प्लस शून्य बराबर सी बटा ए। तो आपको दिखेगा कि बीटा गामा बराबर सी बटा ए, किसी ऑप्शन में है क्या आपका सी बटा ए, बीटा गामा बराबर सी बटा ए किसी ऑप्शन में है, सी बटा ए, और वो भी धन साइन के साथ, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन है, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद दिया गया है आपको, त्रिघात बहुपद यहां दिया गया है, ध्यान देंगे इसमें ये मानक रूप में नहीं लिखा गया। मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप का आपका होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मानक रूप होता है। जो यहाँ आपको त्रिघात बहुपद दिया गया वो मानक रूप में नहीं है, इसका एक शून्यक आपको दिया गया -1, तो पूछा जा रहा है कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो अन्य दो शून्यकों का आपको क्या बताना है, गुणनफल बताना है, जिसमें आपको मात्र एक शून्यक दिया गया है -1, और बाकी दो शून्यकों का आपसे क्या पूछा जा रहा है, गुणनफल पूछा जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं हल की ओर। तो हल करने के लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अब यहाँ प्रश्न में आप गौर करेंगे, चूंकि ये मानक रूप में नहीं दिया गया है, यहाँ पे आप तुलना करेंगे तो यहाँ b के बदले में आपको क्या दिखाई देने वाला है, a दिखने वाला है। तो यानी हम कह सकते हैं कि -a और a के बदले में 1 है, यानी ये -a है। तो अगर हम ये कह दें कि एक मूल, यानी अल्फा का मान, अगर हम इस -1 को हम अल्फा मान ले, तो अल्फा का मान -1 है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि -1 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -a, या यूं कहें कि बीटा प्लस गामा बराबर -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 1 - a, इसको मान लेते हैं एक समीकरण, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए, हम लोग ये भी जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो आपका हो जाता है, ये आपका होता है c/a, c/a। तो यहां पर आप देखेंगे c जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पे c का जो काम करने वाला है वो कौन करने वाला है, b जो है वो c का काम करने वाला है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं b, और a के बदले में कौन है, 1। तो यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान आपका प्रश्न में दिया हुआ है, यदि अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, यदि अल्फा का मान क्या हो, 1 हो, वो भी माइनस साइन वाला, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या आने वाला है, माइनस बीटा हो जाएगा, और प्लस बीटा गामा, और माइनस गामा बराबर क्या होना है आपका, बी आने वाला है। इन दोनों में से हम क्या कर ले रहे हैं, माइनस वाले टर्म को उस साइड ले रहे हैं, यानी बीटा गामा बराबर हम लिख सकते थे बीटा प्लस गामा और प्लस बी, यानी बीटा प्लस गामा के बदले में आपके पास क्या है, बीटा प्लस गामा का मान आपके पास समीकरण 1 में है 1 - a और प्लस बी। तो समीकरण 1 का इस्तेमाल हमने कर लिया है, समीकरण 1 का इस्तेमाल हमने कर लिया है यहाँ पे। अब आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो
तो इसको आप ऐसे भी रीराइट कर सकते थे, b माइनस ए और प्लस 1। ऐसा ऑप्शन है कोई आपके पास? तो आप देखेंगे पहला वाला ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है, यानी 6 का क्या होता है आपका 1 होता है। बाकी कोई ऑप्शन तो फिट नहीं बैठ रहा है। आप इसमें -1 है इसलिए होगा नहीं, इसमें +1 है लेकिन a प्लस में तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो यानी प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो गया है? ए हो गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसके शून्यकों की जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो आपके पास एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 99x आप प्लस 127, और इसके शून्यकों के बारे में आपसे क्या किया जा रहा है? जानकारी लिया जा रहा है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें बहुपद में, तो आपने पढ़ा है माइनस बी बटा ए होता है। और माइनस बी बटा ए होने का क्या मतलब है कि माइनस 99/1 है। क्यों? क्योंकि आप तुलना करेंगे जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको बी के बदले में 99 दिखेगा और सी के बदले में 127 दिखेगा और ए के बदले में कुछ है नहीं तो 1 दिखेगा। तो -99 आ गया। अब आपको यहां दिखाई दे रहा है कि दो पदों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो ऋणात्मक है। दो पदों का योग ऋणात्मक है और ये तभी संभव है जब क्या हो? यह तभी संभव है जब दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाए। यानी इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है कि अल्फा और बीटा दोनों ही क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए, तभी उनका योग ऋणात्मक हो सकता है। या दूसरी संभावना यह है कि यदि जिसका परिमाप बड़ा हो, यानी मान लेते हैं कि मॉड अल्फा और मॉड बीटा में अल्फा बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में मॉड अल्फा अगर बड़ा है यानी परिमाण अगर अल्फा का बड़ा है, तो अल्फा क्या होना चाहिए? यहाँ अल्फा अगर ऋणात्मक हो जाए, अल्फा क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तभी ये संभव हो सकता है। मतलब दो परिस्थितियां हो सकती है, या तो दोनों के दोनों अल्फा और बीटा दोनों ही ऋणात्मक हो तो उनका योग ऋणात्मक आ सकता है, या अल्फा और बीटा दोनों में जिसका परिमाण बड़ा है वही ऋणात्मक हो जाए, तब हो सकता है। यानी दो पॉसिबिलिटीज यहां से हो रही है। अगर हम यहीं पे अगर इसके अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, और आपको सी दिखाई देगा 127 और ए दिखाई देगा 1। यानी अल्फा जो बीटा है इसका जो गुणनफल है वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज है। पहला स्थिति एक केस 1 ये हो सकता है, स्थिति ये हो सकता है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए। और केस 2 क्या हो सकता है? तो केस 2 आपका हो सकता है, केस 2 इसकी हो सकती है कि अल्फा लेस देन 0 एंड बीटा भी क्या? लेस देन 0। यानी दोनों ऋणात्मक हो जाए तब भी मान धनात्मक हो सकता है, या दोनों धनात्मक रहे तब भी मान धनात्मक हो सकता है। अब आइए, अब ऐसा बात जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, तो इसमें क्या है? दोनों ऋणात्मक पर ये एग्री कर रहा है पहला केस, और दोनों ऋणात्मक पर ये भी एग्री कर रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? दोनों ऋणात्मक, तो दोनों ऋणात्मक यानी प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी। दोनों धनात्मक का विरोध कौन कर रहा है? पहले ऑप्शन का विरोध कौन कर रहा है? तो पहले ऑप्शन का विरोध आप देख पाएंगे कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां कह रहा है कि अल्फा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तो पहला वाला नहीं हो सकता। अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक में किसको दिक्कत है? तो ये वाला नीचे वाला, अगर आप अल्फा इंटू बीटा से देखेंगे तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ये तो कह रहा है कि दोनों धनात्मक, और ये कह रहा है दोनों ऋणात्मक, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक वाला ऑप्शन हो गया गलत। दोनों बराबर, बराबर की बात तो यहां है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपको, और 8 में आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, और इसमें भी आपको शून्य के बारे में जानकारी आपसे मांगी गई है। आपको दिया गया द्विघात बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए। आप इसकी तुलना मानक रूप से करें अगर, तो मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे तो प्रश्न में क्या है? प्रश्न वाले से अगर तुलना कर ले तो ए का मान 1 है, बी का मान कितना है? के है, और सी का मान कितना है? तो सी का मान भी आपका प्रश्न में के दिया हुआ है, और इसके साथ एक शर्त दिया हुआ है कि के शून्य नहीं हो सकता।
और k शून्य नहीं हो सकता, मतलब k की दो संभावना है, k शून्य से बड़ा तो हो सकता है और k शून्य से छोटा हो सकता है, बस k शून्य नहीं हो सकता। अब आपसे पूछा गया है दोनों मूल के बारे में, तो आप केस वन लेके अगर हम बात करें, स्थिति एक ले, केस एक ले, स्थिति एक ले, यदि k का मान शून्य से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो शून्य से बड़ा हो जाए तो उसकी बात अगर हम करें तो आप पहले आप यहां निकाल लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस के हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो सी बटा ए होता है, तो सी बटा ए यानी के हो जाएगा। अब अगर केस एक की बात करें, यदि के का मान जीरो से बड़ा हो, तो इसका मतलब है कि के का मान जीरो से बड़ा है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि के अगर धनात्मक है, के अगर धनात्मक है और उसके सामने ऋणात्मक चिन्ह लगा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य हो जाएगा। और यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, संभव है, यह तभी संभव है जब दोनों, दोनों कहने का मतलब अल्फा और बीटा ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो। ये तभी संभव है जो जब दोनों क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। पहली स्थिति तो ये है। या 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 क्या हो सकता है, जिसका परिमाण बड़ा हो, जिसका परिमाण बड़ा हो, परिमाण बड़ा हो, वह ऋणात्मक हो जाए, वह ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, हो जाए, तभी ये संभव है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान अगर जीरो से छोटा है तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, यानी अल्फा लेस देन जीरो हो जाए एंड बीटा लेस देन जीरो हो जाए, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो एक केस तो ये हो सकता है इसमें। अब क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, इसी का केस अगर दो की बात करें, तो केस दो आपका ये हो सकता है कि जिसका परिमाण बड़ा हो, अगर मान लीजिए हम मान ले रहे हैं कि अल्फा का परिमाण बीटा के परिमाण से बड़ा है, तो अल्फा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी जो ये है ये संभावना है। अब अगर केस टू की बात करें, अगर हम केस टू की बात करें इसमें, तो केस टू में हमारे पास क्या हो सकता है, तो केस टू में अगर हम इसकी बात कर ले जरा, तो इसमें बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, के है। और के अगर धनात्मक हुआ, के अगर क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, के का मान जीरो से बड़ा हो जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो होगा। और यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब, जब क्या हो जाए, अल्फा पॉजिटिव हो जाए और बीटा भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, बीटा भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। या अल्फा नेगेटिव हो जाए तो बीटा भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यानी अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो तब उसका मान गुणनफल पॉजिटिव हो सकता है, या अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हो तभी संभव हो सकता है। अब स्थिति तो एक पे हमने चर्चा कर ली है, अब बढ़ते हैं जरा स्थिति दो पर, देखते हैं कि क्या होता है स्थिति दो में। स्थिति दो में क्या है कि यदि के का मान शून्य से छोटा हो जाए, यदि के का मान क्या हो जाए, शून्य से छोटा हो जाए, तो शून्य से छोटा हो जाए तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास माइनस के था, के ऋणात्मक ले रहे हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव है, अब इसका मतलब ये संभव तभी है जब, ये दो केसेस में संभव है, यह संभव तब है कि अल्फा जीरो से बड़ा हो, साथ ही में बीटा भी जीरो से बड़ा हो। एक स्थिति तो ये बनती है। दूसरी स्थिति बनती है कि अल्फा और बीटा में जिसका परिमाण बड़ा हो, जिसका परिमाण बड़ा हो, मान लेते हैं कि अल्फा का परिमाण बड़ा है, ऐसा हम मान रहे हैं, माना कि अल्फा का परिणाम क्या हो रहा है, बड़ा है, तो ये अल्फा जो वो जीरो से बड़ा हो, यानी अल्फा बीटा दोनों जीरो से बड़ा हो तब भी ये हो सकता है, या दोनों में से जिसका परिमाण अधिक हो उसका मान जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा हो, तभी ये संभव है। अब इसी में क्या दिया हुआ है आपको कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा क्या आपको दिया हुआ था, के दिया हुआ था, और के को यहाँ ऋणात्मक ले रहे हैं, यानी अल्फा बीटा का मान लेस देन जीरो ले रहे हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान लेस देन जीरो,
तो इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों में से कोई एक तो ऋणात्मक होना चाहिए। कोई एक कोई एक क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक, यानी अल्फा बीटा दोनों में से कोई एक क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए, तभी संभव है। तो यानी इन दोनों को मिलाकर अगर हम निष्कर्ष निकाले, इन दोनों को मिलाकर अगर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, तो कोई एक ऋणात्मक होगा। इतना बात तो तय है कि कोई एक ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा, ये भी जान लेते हैं क्यों होगा। तो आप देखिए, एक कह रहा है कि दोनों धनात्मक होगा। अगर दोनों धनात्मक होगा तो ये शर्त नहीं पूरा हो पाएगा। अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल ऋणात्मक होने के लिए दोनों में से किसी एक का ऋणात्मक होना जरूरी है। तो ये अगर पहला केस अगर होता कि अल्फा भी 0 से बड़ा और बीटा भी 0 से बड़ा, तो ये इसके साथ एग्री नहीं करता, इसके साथ एग्री नहीं करता। तो लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अल्फा 0 से बड़ा हो और बीटा 0 से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। यानी दोनों में से एक ऋणात्मक पर ये एग्री कर रहा है, और यहाँ पे भी दोनों में से एक ऋणात्मक पर एक एग्री कर रहा है। यानी कि इन दोनों का निष्कर्ष है कि एक कोई कोई एक जो हो वो क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। और यहाँ का आपका पास निष्कर्ष क्या था? तो यहाँ निष्कर्ष है, यहाँ निष्कर्ष कह रहा है ये पहला वाला कि अल्फा बीटा दोनों ही नेगेटिव हो। और इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस बात पे दोनों की क्या हो रही है? सहमति बन रही है। कौन सी सहमति बन रही है जी? तो अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव पर ये भी सहमत है, और अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव पर ये भी सहमत है। और इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या सहमत है? दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होना चाहिए। अब आइए ऑप्शन को जांचते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, तो दोनों ऋणात्मक हो सकता है, यहां तो है। यहां कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक हो सकता है। अब कोई एक ऋणात्मक होगा, कोई एक ऋणात्मक होगा। मतलब आपसे ये बात तो हो चुका है कि अगर आप देखें तो आपको एक बात तो निष्कर्ष में आ चुका है कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। ये वाला ऑप्शन तो कट गया। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते वाला ऑप्शन क्या कर गया है? कट गया। अब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, तो दोनों ऋणात्मक तो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। यहाँ कोई एक ऋणात्मक हो सकता है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। यानी प्रश्न का जो ऑप्शन लग रहा है वो ए सही है। तो आपके पहले दो ऑप्शन को तो हमने काट के विश्लेषण कर लिया है, लेकिन दो ऑप्शन और भी है, सदैव असमान और सदैव समान। तो इसके लिए भी अब जांच करना पड़ेगा दो ऑप्शन पे। दो ऑप्शन के लिए समानता के लिए अब हम शर्त याद करेंगे। तो आपको पता है कि शून्य के मूल समान कब होते हैं? मूल समान या शून्य के समान कब होते हैं? जब डी का मान शून्य हो जाए। और डी आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य हो जाए। यानी बी स्क्वायर का मान आपके पास बी इक्वल टू के था, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए के बदले में 1 था और सी के बदले में के था, इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी के स्क्वायर की बात करें और -4 के का मान क्या हो जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। यानी के कॉमन कर ले तो के-4 बराबर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि क्या हो सकता है? के का मान शून्य हो सकता है या के का मान 4 हो सकता है। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ था, आपका प्रश्न दिया हुआ था प्रश्न से कि के का मान शून्य नहीं है, तो ये पहला वाला तो हम ले नहीं सकते हैं। तो यानी पॉसिबिलिटी इसलिए क्या है कि के का मान 4 है। यदि के का मान क्या हो जाए? 4 हो जाए, अतः के का मान 4 होने पर, के बराबर 4 होने पर, के बराबर 4 होने पर क्या हो सकता है? के का मान 4 हो जाए तो दोनों शून्यक शून्यक यानी अल्फा और बीटा क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है, बराबर होगा। अन्यथा अन्यथा बराबर नहीं होगा। के का मान बस 4 हो तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन पर चेक कर ले। ऑप्शन पे चेक कर ले क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन है सदैव बराबर होगा, नहीं सदैव नहीं हो सकता, के मान 4 पर होगा, बस ये नहीं है। सदैव असमान होगा, नहीं समान भी हो सकता है के मान 4 होने पर। यानी प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपका ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है आपका कि यदि एक द्विघात बहुपद जो आपको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान है दिया हुआ, और एक बात दिया हुआ है कि सी का मान शून्य नहीं है, कि शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर है, ध्यान देंगे आप, शून्यक बराबर है, यानी अल्फा बराबर किसके है, बीटा। और शून्यक बराबर कब होता है, शून्यक के बराबर होने का शर्त आपने पढ़ा है, शून्यक बराबर कब होता है, तो शून्य के बराबर के लिए आपने पढ़ा है कि डी का मान क्या होता है, जीरो होता है, और डी का मान जीरो, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या है, जीरो है। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर और फोर ए सी क्या है, बराबर है। और आप जानते हैं कि कोई भी टर्म जब स्क्वायर में होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है। आप जानते हैं, ये बात बढ़िया से जानते हैं आप, कि यदि कोई पद क्या हो जाए, अगर यदि कोई पद वर्ग में हो, वर्ग में हो तो वर्ग वर्ग का जो मान होता है वो सदैव क्या होता है, धनात्मक या शून्य हो सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी स्क्वायर का मान हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। तो इससे निष्कर्ष ये हो सकता है कि फोर ए सी का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है, यानी ए सी का मान, ए सी का जो मान होगा वो बराबर होगा, बड़ा होगा जीरो से। और यह तभी संभव है, इसके दो परिस्थिति हो सकते हैं, ए और सी का गुणनफल जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ए भी जीरो से बड़ा और साथ में सी जीरो से बड़ा है, तभी धनात्मक हो सकता है। या दूसरा परिस्थिति ये हो सकता है कि ए लेस देन जीरो हो जाए और सी भी लेस देन जीरो हो जाए, यानी ए भी धनात्मक हो जाए और सी भी धनात्मक हो जाए, तभी ए सी का मान धनात्मक हो सकता है। ए शून्य से छोटा हो जाए और सी शून्य से छोटा हो जाए, तभी सब ये हो सकता है। यानी निष्कर्ष ये है कि ए और बी, ए और बी, ए और बी दोनों के चिन्ह समान हो, समान हो, ए और बी दोनों के चिन्ह समान हो, या तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। अब कह रहा है ए और सी विपरीत चिन्हों का होगा, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ए बी, ए और सी दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो ये कह रहा है विपरीत चिन्ह का होगा, तो ये नहीं संभव है। सी और बी, बी के बारे में तो यहाँ कहीं चर्चा ही नहीं आया, तो इसको हटा दीजिए। ए और सी एक ही चिन्ह के होंगे, बिल्कुल समान चिन्ह के होंगे, यानी प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आपका सी है, बी की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्या दिया गया है, फिर से एक द्विघात बहुपद दिया गया है, लेकिन ध्यान देंगे आप, इसमें जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, जो कि मानक रूप में नहीं है, कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है। यानी आपके पास जो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी, अगर मानक रूप से इसकी तुलना कर दें, तो मानक रूप से अगर हम तुलना कर दें, अगर मानक रूप हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो यहां अगर हम तुलना कर लें तो ए के बदले में एक है, बी के बदले में आपके पास क्या है, ए है, और सी के बदले में क्या है, आपके पास बी है। मानक रूप से तुलना करने पर आपको ये मिला। अब आपके साथ साथ प्रश्न में दिया है कि एक मूल जो है वो दूसरे मूल का ऋणात्मक है, तो मान लेते हैं कि बीटा जो है वो माइनस अल्फा के क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग की बात हम करेंगे। तो शून्यकों का योग आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़ा है, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, और बी के बदले में यहाँ पे क्या है आपके पास, ए है, तो माइनस ए बटा ए के बदले में क्या है, एक, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास माइनस ए है, और माइनस ए है, और प्रश्न में दिया हुआ कि बीटा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर है, यानी अल्फा माइनस अल्फा बराबर माइनस ए, यानी जीरो बराबर आपके पास क्या है, माइनस ए, यानी ए बराबर क्या है, जीरो, और ए का मान जीरो है। और आप देखेंगे प्रश्न में कि ए का मान अगर आप जीरो रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा,
इसका मतलब है इसमें क्या नहीं है, इसमें आपका कोई रैखिक पद नहीं है, रैखिक पद नहीं है, रैखिक पद नहीं है, नहीं है। रैखिक पद क्या होता है, जिसमें x की घात एक हो उसको रैखिक पद बोलते हैं। तो इसमें x की घात एक वाला तो है नहीं, तो रैखिक पद नहीं है वाले ऑप्शन में खोजेंगे। तो रैखिक पद नहीं है, रैखिक पद नहीं है, यानी दो ऑप्शन में से कोई हो सकता है। नीचे का तो दो ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें कह रहा है रैखिक पद हो सकता है। तो थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक बात चीज और पूछा गया है कि अचर, अचर यानी कांस्टेंट c के बारे में पूछ रहा है कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो थोड़े से हल की और आवश्यकता है। थोड़ा सा हल अब हम कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a। यहाँ c के बदले में क्या है, तो यहाँ c के बदले में b है और a के बदले में 1 है, यानी अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, b है। अब b है, इसका मतलब है कि प्रश्न में तो दिया गया था कि चूंकि बीटा बराबर क्या है, माइनस अल्फा है, तो इसको अब हम ऐसा लिख सकते थे कि अल्फा इंटू माइनस अल्फा बराबर बी, यानी माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर बी, यानी हम लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस बी, अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस बी। लेकिन हम जानते हैं चूंकि क्या होता है, अल्फा स्क्वायर का मान सदैव धनात्मक होता है। तो या हम यूं कहें कि माइनस बी का मान सदैव धनात्मक या शून्य हो। तो ये तभी संभव है जब b का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर हो जाए। यानी निष्कर्ष ये है कि b ऋणात्मक, यानी अचर पद अगर ऋणात्मक हो जाए, अचर पद ऋणात्मक, अचर पद क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो तभी संभव है। तो अचर पद ऋणात्मक आपके कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है अचर पद ऋणात्मक, यानी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो रहा है ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो आपको याद होगा कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो पैराबोला होता है। तो ये तो द्विघात का है, ये भी द्विघात का है, ये भी द्विघात का है, लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा गया नहीं है, तो नहीं है ये नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे एक, दो, तीन, इसके जो शून्यक हैं वो उसकी संख्या कितनी है, शून्यक जो है उसकी संख्या 3 है। इसका मतलब ये द्विघात नहीं बल्कि एक त्रिघात है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो यानी प्रश्न में पूछा था कि कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो सही प्रश्न का उत्तर होता है आपका ऑप्शन डी। सो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।